फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्टार्ट करा था, जिसमें हमने यूनिट 1 पूरी कंप्लीट कर ली। उसके मैंने सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो देखें। और अब हम यूनिट 2 पर हैं, जिसकी आज मैं थर्ड वीडियो बना रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजिक अलाइंस। स्ट्रैटेजिक अलाइंस का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स साथ में जुड़ जाए और उनका एक ही एम हो कि वो मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल कर पाएँ। और इनका मतलब एक ही एम होता है कि वो साथ में इसलिए जुड़ रहे हैं कि ताकि उनका म्यूचुअल बेनिफिट को पूरा हो सके। तो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब इसे हम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के नाम से भी बोलते हैं। इट इज़ एन एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन टू एंड मोर पार्टीज़, दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, जिनका एम ये होता है कि वो एग्री मतलब वो इस पे एग्री हुए होते हैं कि उनका सेम बेनिफिट होगा, सेम ऑब्जेक्टिव होगा, वाइल रिमेनिंग एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। This form of cooperation lie between merger and acquisition and organic growth. Strategic alliance occurs when two or more organizations join together to pursue mutual benefit. मतलब वो साथ में बस इसीलिए जुड़ रहे हैं जिससे कि वो म्यूचुअल बेनिफिट को कंप्लीट कर पाए। अब इसके बाद हमारे आते हैं 4 वेज टू इंश्योर टास्क आर कंप्लीटेड, मतलब 4 वेज जिससे हम ये देख सकें कि हमारे टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमारे 4 आते हैं: इंटरनल एक्टिविटी, एक्विजिशन, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, और फोर्थ आता है स्ट्रैटेजिक अलाइंस। तो अब हम फर्स्ट की बात करते हैं, इंटरनल एक्टिविटीज़। इंटरनल एक्टिविटीज़ वो होती है जो कंपनी के अंदर इंटरनली परफॉर्म होती है, मतलब एक्टिविटीज़ दैट आर कोर स्ट्रेंथ, मतलब जो कि कोर स्ट्रेंथ है, और उसको हम इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हम बेटर कर सकें कंपनी की परफॉर्मेंस को। एक्विजिशन का मतलब होता है जब एक फ़र्म किसी दूसरी फर्म को एक्वायर कर ले, उसके शेयर्स को ख़रीद ले, तो उसका मतलब होता है एक्विजिशन। इट गिव्स द एक्वायरिंग फर्म, मतलब जो फर्म खरीद रही है उसके पास पूरा कंट्रोल हो जाता है कि वो दूसरे के बिज़नेस के फंक्शन को परफॉर्म करे। और ये जो होता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। अगर हम किसी और की कंपनी ख़रीद रहे हैं तो उससे थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि वो पहले जो प्रोडक्शन कर रहे थे फिर उससे सब कुछ चेंज करना पड़ता है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। थर्ड आता है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन जो होता है वो बहुत सारे बिजनेस में यही यूज़ किया जाता है, और ये बेनिफिशियल होता है शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये बेनिफिशियल होता है, जिससे कि हम फुलफ़िल कर पाते हैं पर्टिकुलर बिजनेस नीड्स को। उसके बाद आता है स्ट्रैटेजिक अलाइंस। जो स्ट्रैटेजिक अलाइंस है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा, स्ट्रैटेजिक अलाइंस के मल्टी फेस होते हैं, ये गोल ओरिएंटेड होता है, लॉन्ग टर्म की बात करता है, और इसके अंदर जो रिस्क और रिवॉर्ड होते हैं वो दोनों फर्म्स या टू एंड मोर देन फर्म्स, दोनों मतलब जो भी लोग हैं वो सब शेयर करते हैं साथ में मिलके। इट लीड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बेनिफिट फॉर बोथ पार्टीज़, दोनों पार्टीज़ के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स होते हैं। अब हम देखते हैं आगे आता है हमारा फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रैटेजिक अलाइंस, व्हेन टू गो फॉर स्ट्रैटेजिक अलाइंस। मतलब अब किसी भी कंपनी को कब जाना चाहिए स्ट्रैटेजिक अलाइंस के लिए? जब उसे कोई ऐड करनी हो, मतलब उसे अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू एडिशन करना हो, कोई एडिंग करना हो, तो वो जाएगी स्ट्रैटेजिक अलाइंस के लिए। मतलब फिर वो किसी और फर्म के साथ जुड़ जाएगी, जिससे कि वो साथ में दोनों एक प्रोडक्ट पे काम कर सकें। दूसरा आता है इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस। अगर उसके अंदर मार्केट के अंदर ज़्यादा अपनी डिमांड क्रिएट करवाना चाहती है तो वो तब स्ट्रैटेजिक अलाइंस करेगी। स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशन, अगर वो अपने बिजनेस के अगर जैसे प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, उन सबको अच्छा करना चाहता है तो वो स्ट्रैटेजिक अलाइंस करेंगे। एडिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ, मतलब अगर किसी फर्म के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए, तो वो किसी और फर्म्स के साथ मिल जाएगी, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। एनहेंसिंग स्ट्रैटेजिक ग्रोथ, और अगर हम ये सब फंक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ है, मतलब ओवरऑल ग्रोथ है कंपनी की, तो वो क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, और उससे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी हमारे बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो इससे हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इट बिल्ड द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अब उसके बाद आता है 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक अलाइंस। स्ट्रैटेजिक अलाइंस तीन टाइप्स के होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक 3PL, सेकंड आता है रिटेल सप्लायर पार्टनरशिप या रिटेल सप्लायर रिलेशनशिप, और हमारा थर्ड वन आता है डिस्ट्रीब्यूटर इंटीग्रेशन। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के समझने से पहले हम समझते हैं लॉजिस्टिक होता है क्या।
लॉजिस्टिक का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब जब कोई गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है तो उसका मतलब होता है लॉजिस्टिक। और थर्ड पार्टी का क्या मतलब हुआ कि मतलब जब कोई थर्ड पर्सन के आने की वजह से उस गुड्स का मूवमेंट हो पा रहा है। मतलब जैसे अब हम एग्जांपल से समझते हैं, कोई प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को अपने कस्टमर्स के पास गुड्स पहुंचाने हैं तो उसको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसी थर्ड पर्सन की। तो उस थर्ड पर्सन को हम आउटसोर्सिंग भी बोल सकते हैं, और तो उसे हम बोलेंगे 3PL, मतलब थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अब जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब होता है जब कंपनी अपने अंदर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करती है, और आउटबाउंड का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपने फिनिश गुड्स को मार्केट के अंदर लेकर आते हैं तो उसे आउटसोर्सर की यूसेज पड़ती है तो वो लेकर आती हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। 3PL इज़ एक्सटर्नल सप्लायर, ये एक एक्सटर्नल सप्लायर होता है जो परफॉर्म करता है ऑल और पार्ट ऑफ कंपनीज लॉजिस्टिक फंक्शन, जिसके अंदर हमारे आता है ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमें हमारा सामान ट्रांसपोर्ट करवाना है, किसी ए प्लेस से लेके बी प्लेस पे जाना है तो हमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमें अपने गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना है तो हमें थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ सकती है। वेयर हाउसिंग, अगर हमारे पास इतनी जगह नहीं है और हमें अपने गुड्स को रखवाना है तो हम किसी थर्ड पार्टी का यूज़ ले सकते हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर हमें फाइनेंशियल नीड चाहिए तो भी हम थर्ड पार्टी का यूज़ ले सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ 3PL। अब ये होता क्या है? स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब इसके अंदर 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गया, जिनका एम क्या होता है कि वो लंबे टाइम तक मार्केट के अंदर टिक पाए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं। मल्टी फंक्शन अरेंजमेंट, मतलब उन्हें अलग अलग चीज़ों का अरेंजमेंट करना पड़ता है जिससे कि उनका काम स्मूथली हो सके। प्रोसेस इंटीग्रेशन, मतलब ये एक के बाद एक चलने वाला प्रोसेस है। लार्ज रेंज ऑफ 3PL, मतलब ये लार्ज कंपनी करती है और वो भी तब करती है जब उसको लॉन्ग रन में करती है। अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट फोकसेस ऑन कोर स्ट्रेंथ, मतलब ये कंपनी की स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस देता है। इट अलाउ अ कंपनी टू फोकस ऑन इट्स कोर कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी पे फोकस देता है। सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस आए हैं तो वो जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है अगर हमारे पास 3PL है तो। एडॉप्शन पॉसिबल बाय 3PL इन अ क्विकर, मतलब बहुत ही जल्दी से हम क्विकली उसको यूज़ कर लेते हैं और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। थर्ड आता है हमारा अदर फ्लेक्सिबिलिटीज़, मतलब अदर फ्लेक्सिबिलिटीज़ में हमारा क्या क्या आता है, जैसे जोग्राफिक लोकेशन, सर्विस ऑफरिंग, मतलब बहुत अच्छी सर्विस ऑफ़र की जाती है। रिसोर्स और वर्क फोर्स पे साइज़, इन पे मतलब काम किया जाता है। तो ये तो हमें देखिए इसके एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है, अगर जैसे किसी के बीच में, किसी 2 पर्सन के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी आती है तो उससे कंट्रोल तो ऑब्वियसली थोड़ा बिगड़ ही जाएगा। तो अगर किसी थर्ड पार्टी के आने की वजह से क्या होता है, हमेशा लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब कंट्रोल जो होता है ना किसी एक पर्सन का किसी दूसरे पे, वो ख़त्म होने लग जाता है। इसके अंदर हम आउटबाउंड लॉजिस्टिक यूज़ करते हैं, मतलब फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना। तो इस वजह से हमारा इंटरेक्शन हो जाता है फर्म का कस्टमर के साथ, तो वो कभी कभी डायरेक्टली ट्रेड भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है लॉजिस्टिक इज़ वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ अ फर्म। फिर अब इसके हम इश्यूज़ की बात करते हैं। अब इसके अंदर इश्यूज़ क्या क्या होते हैं, तो इश्यूज़ देखते हैं। इश्यूज़ में है फर्स्ट, कॉस्ट एंड कस्टमर ओरिएंटेशन, मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ही हाई होती है। नो योर ओन कॉस्ट, मतलब हमें अपनी कॉस्ट पता होनी चाहिए। कंपेयर विद द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन आउटसोर्सिंग फर्म, मतलब हम अपनी कॉस्ट को कंपेयर करेंगे जो 3PL की हमने उसको हायर करा है उसकी कॉस्ट के साथ। और इसके अंदर हम ABC कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। ये कस्टमर ओरिएंटेशन होता है, मतलब ज़्यादा कस्टमर पे फोकस होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है और रिलायबल होता है। सेकंड, स्पेशलाइजेशन, मतलब अगर हम 3PL का हायर कर रहे हैं या थर्ड पार्टी को हम किसी को हायर कर रहे हैं तो वो हम कब हायर करेंगे, जब वो किसी फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, और जब हमारी किसी फर्म में स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट हो। जैसे किसी फर्म में एक वैकेंसी आएगी तो वो किसी थर्ड पर्सन को हायर करेगी। तो इसके अंदर बस वही बात है, स्पेशलाइजेशन ऑफ 3PL। अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट आता है असेट्स ओनिंग वर्सेस नॉन असेट्स ओनिंग। तो देखो असेट्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि ह्यूमन, सिग्निफिकेंट साइज और कस्टमर बेस, इकोनॉमिक ऑफ स्कोप एंड स्केल सिस्टम। तो ये सब आ गए हमारे असेट्स की बात हो गई। नॉन असेट्स में भाई जो हम मतलब देख नहीं सकते, जैसे कि ये जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है नॉन असेट्स, जबकि जो असेट्स ओनिंग होता है वो एक अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। दूसरा आता है कि जो नॉन असेट्स के अंदर हमारी बार्गेनिंग पावर भी बहुत लिमिटेड हो जाती है और ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रहता, जबकि जो हमारा असेट्स ओनिंग होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि है हमारा बाइंग कंपनी। इट शुड डिवोट इनफ टाइम टू स्टार्टअप कंसिड्रेशन। मतलब अगर हमारी कोई फर्म को हम नई नई खोल रहे हैं, नया स्टार्टअप हो रहा है किसी कंपनी का या फर्म का, तो हमें उसको इतना टाइम देना पड़ेगा जिससे कि वो मार्केट के अंदर ठीक से सर्वाइव कर पाए। सेकेंड पॉइंट आता है मस्ट आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हाट इट नीड फॉर द रिलेशनशिप टू बी सक्सेसफुल। मतलब इसके अंदर है ना वो चीज़ों को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे कि उसका रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत ही सक्सेसफुली चले। फिर उसके बाद फिफ्थ आता है इम्प्लीमेंटेशन इशू। मतलब अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को हम लागू कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या हमारी इश्यूज़ आते हैं, क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स आते हैं। तो अब हम इसमें दोनों लोगों पे हमारे वो पड़ते हैं ड्रॉबैक्स, 3PL कंपनी एंड बोथ पार्टीज़। 3PL कंपनीज़ में क्या क्या आता है, इट मस्ट कंसीडर एंड डिस्कस रिक्वायरमेंट ऑनेस्टली। मतलब जो भी हमारी ज़रूरतें हैं ना उसको हमें बिल्कुल ऑनेस्टली और कम्प्लीटली बताना पड़ेगा। और बोथ पार्टीज़ के अंदर आता है मस्ट डेडिकेटेड टाइम। उसको बिल्कुल पूरा टाइम एंड एफर्ट देना पड़ेगा अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। उनके बीच में म्यूचुअली बेनिफिट होने चाहिए, उनके बीच में नो ट्रांजैक्शन प्राइसिंग होनी चाहिए। मतलब कोई ट्रांजैक्शन वो ऐसा ना हो कि एक दूसरे से छुपाए। फिर उसके बाद आता है अदर इश्यूज़। अदर इश्यूज़ की बात करते हैं, इसमें आता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेजर मस्ट बी एग्रीड अपॉन। अगर कोई वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसको भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब पहले से ही एग्रीमेंट में उन्हें वो होना चाहिए, मतलब कुछ भी बात है ना छुपी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा आता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया, अगर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे कर रहे हैं। थर्ड आता है मेथड ऑफ इंश्योरिंग दैट परफॉर्मेंस गोल आर बीइंग मेट शुड बी डिस्कस्ड। अगर कोई मेथड इंश्योर कर रहे हैं वो, तो उसको भी वो अच्छे से डिस्कस करें पहले। तो ये था हमारा एंड इस वीडियो का। अब इसके दो टॉपिक्स रह गए हैं, रिटेलर सप्लायर रिलेशनशिप और हमारा थर्ड रह गया है DI। तो ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।